एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इससे पहले हम ऑलरेडी 5 चैप्टर्स डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े या कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करना, उससे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज उसमें दिए हुए हैं, मतलब आप पढ़ सकते हो अच्छे से। जो भी टॉपिक आपको रिवाइज करना है सब पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के चैप्टर की। तो ये वाला जो चैप्टर थोड़ा बहुत या फिर काफ़ी हद तक प्रीवियस चैप्टर पर डिपेंड करता है और उससे रिलेटेड है। प्रीवियस चैप्टर मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड। तो देखो, थ्योरी ऑफ डिमांड जब हमने पढ़ा तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लाइक डिमांड और प्राइस का रिलेशन कैसा होता है, क्या अदर फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो हमने ये देखा कि जो प्राइस होता है, ओन प्राइस किसी भी कमोडिटी का, और जो उसकी डिमांड होती है ना, उसमें कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड है ना कम होती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा आपकी ना डिमांड बढ़ती जाएगी। ये हमने पढ़ा था। और इसके लिए हमने मूवमेंट्स और शिफ्ट्स भी पढ़े थे। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था मूवमेंट में क्या होता है। जैसे लेट अस सपोज ये डिमांड पर है, तो जब डिमांड हमारी कम होगी ओन प्राइस की वजह से, तो उसमें क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, जिसे हम एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, यानी कि जिसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था। अगर ओन प्राइस में चेंज आ रहा है तो किसी भी डिमांड कर्व में या तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है या फिर एक्सटेंशन देखने को मिलता है, राइट। और इसी से हम क्या शो करते हैं कि डिमांड किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या एक्सटेंड हो रही है, ऊपर जाके अपवर्ड मोशन में है या फिर डाउनवर्ड मोशन में है। पर कहीं भी हमने ये नहीं पढ़ा कि डिमांड कितनी चेंज हो रही है। इस पूरी कहानी से हमको ये तो पता चल गया चेंज हो रही है, यानी कि गिर रही है या बढ़ रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, ये पता चला। पर कितना इंक्रीज़ कितना डिक्रीज़ है ये तो कहीं भी नहीं पता चला। पिछले चैप्टर में कहीं भी बात नहीं करी इस सब की हमने। तो इस चैप्टर में हम यही बात करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे कि जब भी ओन प्राइस में चेंज आता है, किसी भी कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आता है, तो उससे जो डिमांड है वो कितनी चेंज होती है, कितनी कम या कितनी ज़्यादा चेंज होती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सिंपली एक मेथड है जिससे कि हम डिग्री पता कर सकते हैं डिमांड में चेंज होने की। अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्शन पढ़ा था, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऐसे ऐसे करके। अब हम डिग्री पता करेंगे। वो वाला चैप्टर हमको डिग्री नहीं बता रहा था, ये जो चैप्टर है ये हमको बताएगा डिग्री क्या है चेंज होने की, यानी कि कितना चेंज हो रहा है डिमांड में। तो ये इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब सिंपली ये है, ये एक मेजरमेंट है, यानी कि एक मेथड है क्या क्या डिटर्मिन करने का कि कितना डिग्री चेंज आ रहा है डिमांड में। तो ये क्या है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड। डिमांड में कितना डिग्री चेंज आ रहा है ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बाकी फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन बताया। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ओन प्राइस की वजह से, और बाकी फैक्टर्स की वजह से तो राइटवर्ड लेफ्टवर्ड मूवमेंट होता, शिफ्ट होता था, याद है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ओन प्राइस में जब चेंज होगा और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा डिमांड पे, कमोडिटी की डिमांड पे, वो डिटर्मिन करेंगे, वो पता करेंगे कितना चेंज हो रहा है। बाकी अदर फैक्टर्स को हमें यहाँ पर नहीं ध्यान में रखना है। तो बाकी फैक्टर्स पिछले चैप्टर तक जो पढ़े थे उनको पिछले चैप्टर तक ही रहने दो, उन्हें यहाँ पर मत लेकर आना, ठीक है। अभी हम सिर्फ ओन प्राइस और डिमांड इन दोनों की बात करने वाले हैं, राइट। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ आ गया, ये क्या है, इट इज़ अ मेथड या फिर इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिंपल है। तो ये क्या है, एक मेथड है टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड। अब इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ भी नोट कर सकते हो ये सारी चीज़ें। ये क्या है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन the percentage change in quantity demanded and the percentage change in price of the good। यानी कि कोई भी जो कमोडिटी है उसका
डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया और उसके प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ, उन दोनों का रेशियो है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, डिमांड और प्राइस में तो चेंज होने की बात कर रहे हैं, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, तो डिमांड में जो चेंज हो रहा है उसका परसेंटेज चेंज निकालो, और जो प्राइस में आपका चेंज आ रहा है उसका परसेंटेज चेंज निकालो, उन दोनों का रेशियो ले लो। इस हिसाब से हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसका अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ तो जो मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना पूरी 2 लाइन, इसी को फॉर्मूला में हमें पुट करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा ई और उसके यहाँ पे छोटा सा डी, राइट। फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर हमको क्या लिखना है, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्यूडी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर सिंपल डिमांड भी लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये किसका रेशियो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन ऑल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिंपल, यही मैंने लिखा हुआ है, बस साथ में माइनस साइन लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भूलना नहीं है। ठीक है, इसके बिना पूरा फॉर्मूला अधूरा, सब गड़बड़ हो जाएगा, तहज़नेस आपका आंसर वांसर सब गलत आएगा, जो भी आप मेजर कर रहे हो ना डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड, वो सब गलत आएगा। तो नेगेटिव साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है ई डी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव साइन। फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन आपका प्राइस, और इसी से ही आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी, इट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपका सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब यहाँ पे बात ये आती है परसेंटेज चेंज क्या होता है। देखो एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं, हो सकता है आप लोगों से बहुत लोगों को आता हो। जैसे कि लेट अस सपोज आपके ना पहले कोई मान लो कोई टेस्ट हुआ, आपका एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपके आउट ऑफ 25 पहले इनिशियल, आई मीन्स इनिशियली आपके आए थे 24 मार्क्स। ठीक है, और बाद में फाइनल आप 24 नहीं एक्चुअली 20 लिख लेते हैं। ठीक है, पहले आपके आए मान लो 20 मार्क्स आए थे, फिर आपने दोबारा टेस्ट दिया। ठीक है, दोबारा टेस्ट दिया तो आपके आगे 24 मार्क्स आ गए, तो यानी कि आपके मार्क्स में कुछ चेंज आया कि नहीं, पहले 20 थे फिर 24 हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल चेंज निकालूँ जिसे हम एब्सोल्यूट चेंज कहते हैं, कौन सा चेंज, एब्सोल्यूट चेंज कहते हैं, तो वो तो हो जाएगा 4 मार्क्स का। सबको नज़र आ रहा है कितने मार्क्स का चेंज आया भाई, 4 नंबर का चेंज आ गया, 4 नंबर उसके बढ़ गया, उसने दोबारा से टेस्ट दिया, तो ये एब्सोल्यूट चेंज है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं परसेंटेज चेंज के। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, इसी से परसेंटेज चेंज निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, उसका देखो फॉर्मूला क्या होता है। आपको कोई भी दुनिया में किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज निकालना हो, मतलब कोई भी एक चीज़ है जिसका जो नंबर है पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो गया, ठीक है, कम हुआ हो या ज़्यादा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, पर उसका परसेंटेज चेंज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ठीक है, इतना याद रखो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। फाइनल चाहे छोटा हो या बड़ा हो कोई मतलब नहीं है, चाहे यहाँ पे 20 था, यहाँ पे मान लो 16 ही होता, फिर भी आपको पहले फाइनल ही रखना है, चाहे फाइनल वाला डिजिट छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और क्योंकि ये परसेंटेज है तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100 करते हैं ना, तो इनटू 100। अब इसी का परसेंटेज चेंज अगर मैं निकाल के बताऊँ आपको तो क्या हो जाएगा, 24 इज़ फाइनल माइनस इनिशियल 20 अपॉन इनिशियल, यानी कि फिर से 20 इंटू 100 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे इसी का क्या हो जाएगा, 24 माइनस 24 अपॉन 20 इंटू 100, इसे कैंसिल करोगे 5 टाइम्स, यानी कि 20% परसेंट में आएगा ये आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके नंबर मार्क्स में बढ़ोतरी हुई है ना, वैसे तो देखा जाए एब्सोल्यूट चेंज 4 नंबर बढ़े हैं, पर देखा जाए तो 20% मार्क्स बढ़ गए हैं। ठीक है, इसी जगह मान लो यहाँ पे आपके 4 नंबर कम, 4 या फिर 5 नंबर मान लो कम हो गए होते, 15 ही आए हैं बाद में रीटेस्ट जब दिया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल की जगह 15 यहाँ पे लिख देते। ठीक है, ये तो इनिशियल वही रहता, 15 माइनस 20 कितना हो जाता, -5, यहाँ पे -5 हो गया, 5 5 से 25, यानी कि यहाँ पे 25 और माइनस का साइन साथ में आ जाता है। इस माइनस साइन का क्या मतलब है कि जो आपके मार्क्स हैं ना वो कम हो गए हैं। पॉजिटिव आया था पहले वाला आंसर 20%, तो वो बढ़े थे 24 हो गए थे, अब ये 5% 5 मार्क्स कम हुए तो हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया, या मतलब नेगेटिव आएगा आपका ऑब्वियसली,
छोटे डिजिट में से बड़े को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, फिर यानी कि 25% आपके कम हो गए अब मार्क्स। तो परसेंटेज चेंज निकालने का मेथड समझ आ गया कैसे निकालना होता है। अब इसी ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, इसी को हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस फॉर्मूला में। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, मतलब लिखा हुआ है, फॉर्मूला नहीं है, पर अब आपको उसको डिराइव करना है। तो अब आप क्या करोगे, देखो ई डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि डिमांड में जो चेंज आया है उसमें जो फाइनल डिमांड चेंज हुई है उसमें से इनिशियल को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। लेट अस सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले कि इनिशियल आपका जो प्राइस है ना, इनिशियल प्राइस वो तो था आपका P1, और आपका जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो थी आपकी Q1। ठीक है, इसी तरह जो आपका फाइनल प्राइस था, फाइनल प्राइस वो हो गया आपका P2, यानी कि पहले P1 था तो प्राइस P2 हो गया, और इसी तरह आपका जो फाइनल क्वांटिटी थी वो Q1 से चेंज होके हो गई है आपकी Q2। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, हमने सबसे पहले इसको छोड़ दो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालते हैं, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है आपका, फाइनल क्वांटिटी ये, इनिशियल ये, यानी कि Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी लिखते हैं यानी कि Q1। ठीक है, इनटू 100। ये तो ये हो गया ऊपर का। अब आपका डिनोमिनेटर आता है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी तरह प्राइस का लिखना है, यानी कि P2 माइनस P1 अपॉन P1 इनटू 100। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया ये सिंपल। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 100 से 100 तो कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, ये 4 बचे। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा इस तरीके से जब कोई भी फॉर्मेट होता है तो क्या होता है, ये वाली चीज़ सबसे ऊपर चली जाती है, बीच वाली चीज़ इधर आ जाती है ना। तो यानी कि P1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और P2 इस वाले को, P2 माइनस P1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू Q2 माइनस Q1। ठीक है, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि Q1 P2 माइनस P1। ठीक है, P2 माइनस P1 ये हो गया। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, Q2 माइनस Q1 यानी कि चेंज हो रहा है। ठीक है, और जिस मतलब हम क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, जब भी इकोनॉमिक्स, मैथ्स और साइंस, इसमें क्या होता है, क्योंकि मैथ्स इन्वॉल्व होते थे, हम चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, ट्राइंगल वाले साइन से, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, यानी कि डेल्टा Q मतलब चेंज इन Q, डेल्टा P मतलब चेंज इन P। तो ये क्या है, चेंज इन Q ही तो है, चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि डेल्टा Q। इसी तरह इसे हम लिख देंगे डेल्टा P इंटू, इन दोनों को लिख देंगे P1 इंटू Q1। समझ आ गया। तो यानी कि आपको क्या रखना है, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, साथ में हाँ ये माइनस साइन भी याद रखना है, माइनस साइन ये आपको याद रखना है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। P1 Q1 क्या है, P1 इज इनिशियल प्राइस, 1 मतलब पहला इनिशियल प्राइस, Q1 मतलब इनिशियल क्वांटिटी। तो ऊपर यहाँ पे डेल्टा Q है तो Q1 नीचे आएगा, डेल्टा P नीचे है तो P1 ऊपर आएगा। इस तरीके से याद रखो, ये आपको पूरा डेरिवेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ पूछा जा सकता है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये याद रखनी है, ये लाइन, ये क्या है, रेशियो बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसी से आपका फॉर्मूला बन जाएगा, उसी से आप डेरिवेशन कर सकते हो। परसेंटेज चेंज निकालना मैंने आपको बता ही दिया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अगर जिसको नोट करना हो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ये होता है आपका क्या, परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका। आई होप यहाँ तक की कहानी सारी क्लियर हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है लिखनी। और अब इसी पर बेस्ड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे कि आपको ना सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसे मैं रब कर देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में। हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे आपका डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। ठीक है, एक बार भी अपने हाथ से लिख लोगे ना, कॉपी में या कहीं कमेंट में भी लिख दोगे तो याद जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1 विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसका रेलिवेंस क्या है नेगेटिव साइन का, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, आपको पता चल जाएगा नेगेटिव साइन क्यों लगाना है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सिंपली। लेट अस सपोज कोई भी
कमोडिटी है हमारे पास जिसका इनिशियल प्राइस आपका, पहले प्राइस आपका क्या था, 4 रुपये था, ठीक है, उसका प्राइस था पहले 4 रुपये। तब आप क्या कर रहे थे, उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड में थी, उसकी क्वांटिटी थी डिमांड में 5, ठीक है। जैसे ही उसका प्राइस ज़रा सा कम हो गया, 3 रुपये हो गया, तो अब क्या हुआ, उसकी क्वांटिटी जो है वो कितनी कम हो गई, मतलब बढ़ जाएगी, 10। जैसे ही प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई। यही तो हमने पढ़ा है, प्राइस और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है, तो प्राइस कम होने पे डिमांड उसकी बढ़ गई, राइट। अब यहाँ पे आपको बताना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड कितनी चेंज हुई है, राइट। अब आप कैसे बताओगे, ये है हमारा फॉर्मूला, हमें तो पता ही है कि यहाँ पे हम पहले साइड में लिख लेते हैं क्या चीज़ क्या है, मतलब ये जो P1, Q1, Q2, P2 ये सब चीज़ें लिख लोगे ना तो ईजी रहेगा। इनिशियल वाला क्या होता है, P1 और Q1, यानी कि इनिशियल है, ये है P1 और ये है Q1, ये फाइनल है यानी कि P2 और ये है Q2। चेंज होने के बाद वाला P2 Q2 और चेंज होने से पहले वाला P1 Q1। अब हमको फॉर्मूला याद है, हमें क्या करना है, पहले नेगेटिव साइन लगाना है, हमको क्या करना है, पहले डेल्टा Q लिखना है। डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी, कितना चेंज हुआ है, 5 से 10 आ गया है, ठीक है, 5 से 10 हो गया है, यानी कि 5 का चेंज हुआ है, राइट, 5 से 10, यानी कि अब आप यहाँ पे माइनस साइन भी लगाओगे। अब क्यों लगाओगे, मैंने बताया था हमेशा नहीं सॉरी माइनस साइन नहीं लगाओगे, सॉरी इसमें नहीं लगाओगे, ये 5 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल लिखना होता है, 10 फाइनल है, इनिशियल आपका 5 है, तो 10 - 5 पॉजिटिव 5 आएगा, ठीक है। इसलिए मेरी गलती थी, अगर ऐसा होता कि 10 से 5 होता तो आप माइनस का साइन लगाते, राइट। तो आप इसको पहले आराम से ढंग से लिखे लो, डेल्टा Q मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 10 - 5 अपॉन डेल्टा P, यानी कि 3 - 4, 3 - 4, यहाँ तक समझ आया। फिर ऊपर क्या आता है, P1 यानी कि इनिशियल प्राइस, यानी कि आपका 4, और नीचे आता है Q1 यानी कि इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि 5। अब इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 - 5 इज़ 5, 3 - 4 -1, याद रखना -1 इंटू 4/5। इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करो, बाहर माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना है, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। फिर अब फटाफट से आपका आता है 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना, -4 बचा, ऑब्वियसली बाहर माइनस और अंदर -4, यानी कि 4 क्या है, ये परसेंट है। अब ये जो 4% आया है, अब आप कहोगे कि भाई हम पढ़ तो रहे हैं डिग्री ऑफ चेंज, यानी कि हमको ये पता लगाना था कि कितना चेंज हुआ। अब इस 4% से कैसे पता लगेगा भाई कितना चेंज हो रहा है, तो देखो ऐसे पता लगेगा, ये जो 4% है ये हमको बताएगा कि डिमांड जो है ना वो 4% से चेंज हुई है। इसका आपको इंटरप्रिटेशन लिखना होता है, उसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो आपको समझनी पड़ेगी। क्या इस 4% का मतलब क्या है कि 1% डिक्रीज इन द प्राइस will lead to 4% increase in the quantity demand of the good। जिस भी गुड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेट सपोज चॉकलेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या मतलब है कि अगर 1% डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे ये भी समझो, क्योंकि हमको क्वेश्चन में जो प्राइस है ना वो डिक्रीज़ करके दिया हुआ है। मान लो ऐसे दिया होता कि प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, 3 से 4 हो गया है, तो हम इंक्रीज़ लिखते हैं, पर यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, 4 से 3 हो गया है, राइट, तो हम डिक्रीज़ लिखेंगे, यानी कि 1% डिक्रीज़ इन द प्राइस, प्राइस में 1% डिक्रीज़ हुआ, then it will lead to 4% increase in the quantity demand of the good। अब ऑब्वियसली जब प्राइस में डिक्रीज़ हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, इंक्रीज़ ही होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ तो हुई है, तो यहाँ पे लिखा हमने 4% इंक्रीज़ इन द क्यूडी ऑफ द गुड। इसी तरह मान लो लेट सपोज 4% की जगह होता 3.5% या फिर 2.5%, उसका मतलब क्या होता कि 1% डिक्रीज इन द ओन प्राइस ऑफ द गुड विल लीड टू 2.5% इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कैलकुलेशन समझ आ गई होगी, ठीक है, ये समझ आ गई। ये तो मैंने क्या बताया, एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया जिसमें क्या हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुआ है। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल कराती हूँ जिसमें ना क्या कहते हैं, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो ठीक है, उससे आपको एक और चीज़ समझ में आ जाएगी। ये हो गया
प्राइस, राइट। अब हम क्या करते हैं, पहले मान लो कोई भी चीज़ आइसक्रीम है 5 रुपये की थी, तब उस टाइम पे उसकी क्वांटिटी थी डिमांड में 20, ठीक है। जैसे ही उस चीज़ का प्राइस बढ़ गया 7 रुपये हो गया, अब वो 12 है डिमांड में। जैसे ही प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, नेगेटिव रिलेशन है, क्वेश्चन से ही दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमको ये P1 है, ये P2 है भाई, और ये क्या है Q1 है और ये Q2 है। हमको निकालनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अपने को पता नहीं कितना डिग्री चेंज आया है, प्राइस में चेंज होने से डिमांड पर कितना डिग्री चेंज आया है। इसी तरह फटाफट से लिख लेंगे। अब हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ऊपर होता है डेल्टा क्यू, यहाँ पे फॉर्मूला तो लिखा हुआ है ना, हाँ। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्वांटिटी, फाइनल क्या है 12, इनिशियल कितनी है 20, अपॉन डेल्टा पीस, फाइनल माइनस इनिशियल 7 माइनस 5 इनटू P1 और Q1, P1 5 और Q1 आपका 20, 5 अपॉन 20, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस का 8, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, 5 अपॉन 20, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से 4 टाइम्स कटा, 4 से ये कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, माइनस का 2 आएगा, 2 से ये भी चला जाएगा, यानी कि कितना बचा, माइनस का 1 बचा, राइट। और बाहर ऑलरेडी माइनस था ही, अंदर माइनस का 1 बचा, बाहर ऑलरेडी माइनस था, यानी कि ये आ गया हमारा 1%। अभी जो 1% आया है इसका मतलब क्या है, हमेशा 1% तो पहले लिखना ही था, मैंने जो बताया था 1% डिक्रीज इन द प्राइस पिछले वाले क्वेश्चन में, वो तो लिखना ही है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 1% इंक्रीज इन द प्राइस, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में देखो हमारे क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम इस इंक्रीज करेंगे, 1% इंक्रीज इन द प्राइस will lead to 1% decrease in the क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे डिमांड जो डिक्रीज हुई है वो 1% से ही डिक्रीज हुई है। ये जो 1% है ना, ये वाला 1% है, ये वाला तो हमेशा यही रहता है फिक्स। पिछले वाले में भी हमने ये लिखा था, कोई भी वैल्यू आएगी तो 1% तो यहाँ रहेगा ही, 1% इंक्रीज इन द प्राइस, 1% डिक्रीज इन द प्राइस, ये लाइन फिक्स है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर प्राइस इंक्रीज करके दिया हो तो आप लिखोगे 1% इंक्रीज, क्वेश्चन में अगर डिक्रीज दिया हुआ है प्राइस तो 1% डिक्रीज। आगे क्या हो रहा है वो आप खुद से बता दो, विल लीड टू इतना परसेंट, जो भी आंसर आए इतना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भाई कमेंट में मुझसे पूछ लेना या फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर लेना, मैं वहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दूँगी, ठीक है। वैसे समझ आ गया होगा, मैंने ईजीली आपको मतलब समझा दिया सारी चीज़, राइट। तो अब इसके बाद फटाफट से हम क्या करते हैं, फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। एक बार मैंने आपको क्या बताया, ये तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दिए हैं, मैं आपको और क्वेश्चंस अभी होमवर्क में दूँगी या फिर कमेंट में पिन कर दूँगी, ठीक है। मैं कमेंट में पिन कर दूँगी तो वो आपको, या फिर नहीं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करो, कमेंट में मुझे आंसर बताना कि भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है। मैं देखती हूँ किसको अच्छे से समझ आ गया, किसको नहीं आया है। अगर नहीं आया तो प्लीज़ 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 मुझसे पूछ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं दोबारा भी रिपीट कर देती हूँ। मैं स्कूल वाली टीचर नहीं हूँ कि एक बार समझा दी तो दोबारा रिपीट ना करूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या पढ़ा, प्राइस इलास्टिसिटी हमें क्या बताता है, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव साइन के साथ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1, जहाँ पर P1 और Q1 क्या है, इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी। डेल्टा क्यू और डेल्टा पी आपका क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। और परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं हम, परसेंटेज चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। इतनी सी कहानी आज की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी कहानी कंटिन्यू करेंगे। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।